वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जून 2021 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। इससे बाद के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 2022 के, 23 के, 24 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब हम 21 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे। तो उसके आगे के क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है, तो 50th क्वेश्चन हमने उस दिन कर लिए थे। इसके बाद जो 51 क्वेश्चन है, ठीक है, लाइसेंस टू ऑपरेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। ठीक है, अगर आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाना चाहते हो तो उसका लाइसेंस आपको कौन देगा? तो कौन देगा उसका लाइसेंस? देगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, कौन देगा उसका लाइसेंस? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इसके अंदर ही अगर आपको अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है, खुद का एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट करना है, तो आपको इनसे परमिशन लेनी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वालों से। ठीक है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से आपको परमिशन लेनी होगी। तो इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, फिर है हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 8 मार्च को हम क्या कर रहे थे? इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है PCPNDT। PCPNDT एक्ट जो है वो हमारा किसके लिए है? PCPNDT एक्ट, तो PCPNDT एक्ट है हमारा सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस के लिए। ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये देख लेते हैं कि मेल चाइल्ड है या फिर फीमेल चाइल्ड है, तो किसके अंतर्गत आएगा? वो PCPNDT एक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, इस एक्ट में क्या होता है, ये आप नहीं देख सकते हो कि आपका होने वाला बेबी इंडिया में ये मेन ये कि वो गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है। ठीक है, तो PCPNDT एक्ट हमारा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन रूल्स 2016। ठीक है, 2016 में आया था, सॉरी 2014। ठीक है, तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? PCPNDT की प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोहिबिशन, ब्रैकेट में है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। ठीक है, सेक्स सिलेक्शन। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन ये आपके ब्रैकेट में है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन ब्रैकेट में है रूल्स 2024। ठीक है, ठीक है, यानी कि क्या है आपका? प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, PC से क्या आएगा आपका? प्री कॉन्सेप्शन। ठीक है, PN से आएगा आपका प्री नेटल डायग्नोस्टिक, D से आएगा आपका डायग्नोस्टिक। ठीक है, T से आएगा टेक्निक। ठीक है, तो ये प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ब्रैकेट में है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन रूल्स 2024 में ये आया था। ठीक है, 2014 में आया था इससे। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमने ये लॉ जो है वो बनाया था, ताकि लोग जो है वो गर्ल चाइल्ड का सोच करके बेबी को अबॉर्ट ना करें। ठीक है, फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड। ठीक है, तो अगर आपको द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस, ठीक है, हमें अपनी प्रोग्रेस को असेस करना है कि हमारा जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमने मान लो जैसे कि आप भी करते हो, आपने रोज़ टारगेट बनाया कि आज मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी। ठीक है, फिर आपने टारगेट बनाया कि 30 दिन में मेरे 30 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आप वीकली क्या करोगे? वीकली चेक भी करोगे कि आपके 7 चैप्टर पर वीक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? 7 चैप्टर आपके एक हफ्ते में हो जाने चाहिए, तभी आपके 30 दिन में 30
भी चैप्टर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को असेस करने के लिए, और किस पे असेस कर रहा है, प्री डिटरमाइंड इंडिकेटर्स पे कर रहा है। आपने पहले से सोचा हुआ है कि मैं इस इंडिकेटर्स पे करूँगी कि मेरे चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये सब आप उसमें देख लोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स में जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम पहले सोच लेते हैं, मान लो मैंने प्रोजेक्ट बनाया कि मैं गांव में जाके 100 लोगों को शिक्षित करूंगी। ठीक है, फिर मैंने ये देखा 2 महीने में मुझे 100 लोगों को शिक्षित करना है, तो मैंने ये देखा कि बीच बीच में मैं पर वीक ये देखूंगी क्या मेरा 100 का टारगेट मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ। रोज़ मैंने टारगेट बना लिया, अगर मुझे 100 लोगों को 30 डेज में करना है, तो मैं क्या करूँगी 100 में, यानी कि मुझे एक दिन में कितने 3 लोगों को शिक्षित करना है। ठीक है, तो वो मैं देखूँगी कि मैं ना पर वीक देख लूँगी कि मैंने हर हफ्ते में 15 लोगों को कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना टारगेट बना लूँगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसको अब बीच में मैं चेक भी करती रहूँगी कि क्या मेरा काम जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो ये क्या है, ये आपका मॉनिटरिंग में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी स्टडीड थ्रू मैपिंग वाइल कंडक्टिंग PLA। ठीक है, जब हम PLA पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रेजल, ठीक है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रेजल जब हम लगा रहे हैं, तो उस समय आपको मैपिंग वाला जो, अगर आप उसमें बहुत सारे होते हैं ना, पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रेजल क्या एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और किससे डेटा कलेक्ट करवाते हैं, हम जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं से डेटा हम कलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन के मेथड के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करवाते हैं। तो उसमें जो मैपिंग वाला जो आप काम कर रहे हो, मैपिंग वाला जो फीचर्स है, आपको इसमें मैपिंग को जब आप स्टडी कर रहे हो, तो वो इनमें से किसके अंदर आएगा, मैपिंग आपका नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमने PLA वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन BCC एंड एडवोकेसी आर। BCC क्या है, BCC है आपका बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, BCC की फुल फॉर्म है ये, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के थ्रू आपको क्या करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करवाना है, जो भी आपके वो हैं। ठीक है, जो भी आपका टारगेट ग्रुप है जिसमें आप चाहते हो कि भाई वो अपनी बेटियों को अच्छे से माने, तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो आप उनको समझाओगे कि बेटी बचाओ बेटी सिखाओ, तो वो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सॉरी। ठीक है, तो वो क्या है, वो BCC के अंडर आएगा। ठीक है, BCC एंड एडवोकेसी हमारा क्या है, BCC एंड एडवोकेसी में हमारी क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर एक आएगा, बोथ रिलाई ऑन परसुएशन टेक्निक, मतलब दोनों ही क्या करते हैं, लोगों को परसुएशन टेक्निक पे काम करते हैं, कन्वेंस करने पे कि लोग हमारी बातें माने। परसुएशन मतलब कन्वेंस करना। ठीक है, लोग हमारी बातें माने, तो हाँ ठीक है। एडवोकेसी भी क्या होता है, एडवोकेसी में भी हम क्या करते हैं, लोगों की बात रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही आपका क्या जरूरी है कि आपका जो परसुएशन टेक्निक है, बोथ रिलाई ऑन परसुएशन टेक्निक। ठीक है, दोनों ही परसुएशन टेक्निक पे काम करते हैं। बोथ सीक टू ब्रिंग अ बिहेवियर चेंज, दोनों का ही काम क्या है कि सामने वाले के बिहेवियर में बदलाव लाना चाहते हैं। बोथ नीड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, दोनों को क्या चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है। तो इसमें इंट्रापर्सनल नहीं आएगा, और दूसरा बोथ कैन वर्क ओनली विद द पीपल एट द ग्रास रूट, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप किसी भी लेवल पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये लास्ट के 2 गलत हैं, और शुरू के जो 2 हैं वो आपके सही होंगे। ठीक है, तो BCC का काम क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों के बिहेवियर में बदलाव लाना, और एडवोकेसी का काम है, जैसे एडवोकेट होता है ना, किसी के बिहाफ में बात करता है, एडवोकेसी का काम है बहुत सारे लोगों के बिहाफ में बात करना। ठीक है, जैसे लीडर्स होते हैं वो एडवोकेसी का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके आंसर ABC में आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द आउटडोर पब्लिसिटी। आउटडोर पब्लिसिटी में आपका कौन कौन सा होगा, एक तो बिल बोर्ड्स होंगे, आपने देखा होगा बोर्ड्स में जो बाहर बिल्स वगैरह लगे रहते हैं, जो बाहर ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है उसमें वो मैसेजेस वगैरह अपने लगाते हैं। ठीक है, बैनर्स तो आपने पता ही है, जो आपके सड़कों पे और इन सब चीज़ों पे टंगे रहते हैं। तो आउटडोर पब्लिसिटी का मतलब क्या है, जो घर के बाहर, ऑफिस के बाहर हम पब्लिसिटी करने के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो बैनर्स हो गए, जो आप लगाते ही हो बैनर, कॉलेजेस के और इन सब चीज़ों के बैनर आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरा है आपका कियोस्क। ठीक है, कियोस्क, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपने देखा होगा जो दुकानों के बाहर छोटे छोटे से साइड में दुकानों के नाम वगैरह लिखे नहीं रहते, बोर्ड्स में छोटे छोटे बोर्ड्स लगा देते हैं, उसमें दुकानों के नाम वगैरह लिखे रहते हैं, तो उनको कियोस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें ये 3 चीज़ें हमारी क्या है, पब्लिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। देखो ये हैं कियोस्क के एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये सब कियोस्क के एग्जाम्पल है, छोटे छोटे से हम मूव होने वाले ये पब्लिसिटी के यूज़ करते हैं, उनको हम कियोस्क बोलते हैं। कैनोपी वगैरह सब इसमें आती हैं। ठीक है, ठीक है, तो
इसके कौन कौन सा आंसर हो गए? एक तो बिलबोर्ड्स हो गए, बैनर्स हो गए और कियोस्क हो गए, ठीक है। ये हमारे 3 हैं जो आउटडोर पब्लिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड, ठीक है। बाहर बाहर लगाते हैं रोड्स पे और इस तरीके से जहाँ से आपको पब्लिसिटी आप उसकी कर सकते हो, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी आपका प्रोग्राम प्रोजेक्ट वगैरह है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन इज ऑलवेज। कम्युनिकेशन हमारी क्या होती है? हमेशा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक तो हमारी हमेशा सिस्टमेटिक होगी, ठीक है। दूसरा आपका यूनिवर्सल होगी और फंक्शनल होगी, ठीक है। 3 चीज़ें होंगी कम्युनिकेशन का, सिस्टमेटिक, यूनिवर्सल और फंक्शनल, ठीक है। सिस्टमेटिक, यूनिवर्सल और फंक्शनल हमारी होती है कम्युनिकेशन, ठीक है। सिस्टम में करेंगे कम्युनिकेशन को हम, ठीक है। यूनिवर्सल होगी, सब जगह चल रही है कम्युनिकेशन, और फंक्शनल होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ वो फंक्शन परफॉर्म करती है। द मेजर फंक्शन ऑफ केवीके इन एक्सटेंशन वर्क एक्सटेंशन आर, ठीक है। केवीके क्या है? हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। केवीके बोलते हैं हमारा केंद्र। ये हमारे किसके अंदर चलते हैं? ASRB के अंदर चलते हैं, ASRB, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट ब्यूरो के अंदर हमारे केवीके चलते हैं। और साथ ही साथ हमारे क्या है, जो आपके ICAR की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ आती है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, उनके अंदर भी हमारे केवीके चलते हैं, ठीक है। तो केवीके हमारा ICAR का पार्ट है मेन एक, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके मेजर फंक्शन ऑफ केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। इसमें आपका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? एक तो ऑर्गेनाइजिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, ठीक है। गांव के जो यूथ हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर फार्मर, मेन आप फार्मर्स पे काम करते हो। केवीके में हम जो मेन काम करते हैं वो फार्मर्स पे करते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में एक चाहिए होता है तो हम फार्मर्स वाला लगाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास 3-4 ऑप्शन है तो हम इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और जो क्योंकि रिसर्च वर्क भी करता है, केवीके में क्या होता है? रिसर्च वर्क भी होता है। किससे रिलेटेड? जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इक्विपमेंट्स से रिलेटेड रिसर्च वर्क भी, टेक्नोलॉजी भी इसमें डेवलप होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? आपका A, B और E इसमें आएगा, ठीक है। A, B और E। एक तो आप वोकेशनल ट्रेनिंग दोगे रूरल यूथ को, दूसरा आप ऑर्गेनाइज करोगे ट्रेनिंग फार्मर्स के लिए, थर्ड आप करोगे कंडक्टिंग रिसर्च फॉर न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। लोन नहीं देते हैं केवीके वाले, लोन लेने के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा आपको। और प्रोवाइडिंग लेबर फॉर फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। फार्मिंग एक्टिविटी के लिए लेबर भी ये नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम ये नहीं करते, ये काम सिर्फ ट्रेनिंग और रिसर्च का मेन काम करते हैं ये, ठीक है। केवीके वाले का मेन काम क्या है? ट्रेनिंग और रिसर्च करना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सबसे पहला है ऑथोरिटेरियन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरीज हैं मास कम्युनिकेशन की, और ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरफ इन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो थ्योरीज हमारे पास 4 तरह की थ्योरी होती है। एक है अथॉरिटेरियन थ्योरी, मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज हैं। लिबर्टेरियन थ्योरी, तो सेकेंड है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, और थर्ड है हमारा डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी, ठीक है। तो इसमें आपको देखोगे तो इसमें जो अथॉरिटेरियन थ्योरी है वो मीडिया एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अथॉरिटेरियन का थ्योरी का मतलब क्या होता है? मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की एक एजेंट है, मतलब गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अथॉरिटी रखती है अथॉरिटेरियन थ्योरी में, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना। अथॉरिटेरियन थ्योरी वाले ये मानते हैं कि जो मीडिया है वो गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन थ्योरी में ये माना जाता है। दूसरा है लिबर्टेरियन थ्योरी है। लिबर्टेरियन थ्योरी में ये माना जाता है कि जो मीडिया है वो फ्री है। इन लोगों का मानना ये था कि मीडिया जो है वो फ्री है, ठीक है, लिबर्टेरियन थ्योरी में। दूसरा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट से कंट्रोल हो रहे हो, और भी किसी से कंट्रोल हो सकते हो, ठीक है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में क्या है? मीडिया रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ उन्हें दिखानी है और क्या नहीं दिखानी है, किससे दंगे भड़क सकते हैं, ठीक है। तो वो न्यूज़ वो ना दिखाएं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है। फिर है डेवलपमेंट मीडिया स्टोरी, ठीक है। डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी है ये। इसमें आएगा मीडिया असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मतलब मीडिया क्या करती है? सोसाइटी की ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट थ्योरी में क्या आएगा? जो मीडिया है वो आपकी सोसाइटी की ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो अथॉरिटेरियन थ्योरी में आपका क्या होगा? अथॉरिटेरियन थ्योरी में आएगा आपका मीडिया आर एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। लिबर्टेरियन थ्योरी में आपका आएगा मीडिया आर फ्री, ठीक है। लिबरल है, फ्री है, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में आएगा मीडिया रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें पता होता है कि क्या उन्हें दिखाना है, ठीक है। डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी है आपकी, इसमें है
मीडिया असिस्टेंट ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मतलब मीडिया जो है वो सोसाइटी की ग्रोथ के लिए भी हेल्प करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, देख लेना आप मैच करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वो है आपके डिफ्यूज़न थ्योरी, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ डिफ्यूज़न, एडॉप्शन, ठीक है। तो जो नई थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है आपकी, किसकी, ये आपकी कम्युनिकेशन में है ये थ्योरी, ठीक है, और इसका नाम है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, ठीक है। इसमें इनोवेशन, इसमें मेन जो है वो एडॉप्टर्स बताए थे कि अलग अलग कैटेगरी के एडॉप्टर्स होते हैं और कितने परसेंट किस कैटेगरी में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन का मतलब ये है कोई भी इनोवेशन आया तो कितनी जल्दी लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके अडॉप्टर्स, जैसे कि मार्केट में जैसे आईफोन आया तो कुछ लोग तो ऐसे ही नया वर्जन जैसे ही आईफोन का आएगा वो तुरंत खरीद लेंगे। कुछ लोग जो है उसके बाद जब पहला वाला वर्जन देखेंगे कि वो सही है या नहीं है, सोच समझ के खरीदेंगे। थर्ड वाले वो हैं जो क्या उसके बाद खरीदेंगे, और लास्ट वाले वो हैं जो सबसे लास्ट में खरीदेंगे कि बस मजबूरी में ही उन्होंने आईफोन अडॉप्ट करना है जब सब बंद हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कई तरह के इसमें होते हैं, तो 5 हैं। सबसे पहला इसमें होता है आपका इनोवेटर्स, ठीक है। इनोवेटर्स वो होते हैं जो सबसे पहले कोई भी इन्वेंशन को अडॉप्ट करते हैं, ये 2.5% होते हैं, ठीक है, इनोवेटर्स। तो इनोवेटर्स हमारे क्या हो गए, 2.5% होंगे पहले वाले के, ठीक है। आते ही मार्केट में आया कोई नया इन्वेंशन और इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। फिर इसके बाद आते हैं आपके अर्ली अडॉप्टर, ठीक है। इसके बाद आएंगे अर्ली अडॉप्टर जो इनोवेटर्स के बाद अडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को सोच समझ के अडॉप्ट करते हैं ये, ठीक है। पहले उसका फीडबैक देखेंगे उसके बाद लेंगे ये, ठीक है। तो अर्ली अडॉप्टर हमारे होते हैं तकरीबन 13.5%, ठीक है। अर्ली अडॉप्टर है हमारे 13.5%, ठीक है। इसके बाद अर्ली अडॉप्टर के बाद आता है अर्ली मेजॉरिटी, ठीक है। अर्ली मेजॉरिटी वाले अर्ली अडॉप्टर के बाद किसी इन्वेंशन को अडॉप्ट करते हैं, तो ये 34% पीपल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं लेट मेजॉरिटी, ठीक है। लेट मेजॉरिटी जो बहुत लास्ट में जा करके अडॉप्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपके लेट मेजॉरिटी है, वो भी 34% होता है, वो इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। लेट मेजॉरिटी वाला ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है सीधे। फिर इन्होंने फिफ्थ ऑप्शन है आपका लगार्ड। लगार्ड्स कौन होते हैं, जो आपके 16% होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल बाउंडेड लोग होते हैं, चाहते ही नहीं है कि वो फ़ोन अडॉप्ट करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी तक कीपैड वाले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल लैगार्ड्स वाले, ये 16% लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये इनोवेशन का अडॉप्शन रेट है कि सबसे पहले इनोवेटर्स आएंगे, तो हमारे सबसे पहले इनोवेटर्स को ही इन्वेंशन यूज़ करते हैं जो हमारे कल्चर में 2.5% के लोग हैं। इसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स मतलब 13.5% है। फिर आएंगे अर्ली मेजॉरिटी, वो है हमारे 34%। उसके अलावा लेट मेजॉरिटी आते हैं, वो भी 34% होता है। बचे कुछ लगार्ड्स में आते हैं जो हमारे 16% होते हैं। सबसे लास्ट में जाके ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं जिनके घर में सबसे लास्ट में कलर टीवी आया होगा, ठीक है। वो क्या है, वो हमारे लेगार्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाली जो थ्योरी दी थी ये रॉगर्स ने दी थी, ठीक है। ये जो हमारी कौन सी थ्योरी है, ये थ्योरी है इनोवेशन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल, ठीक है। ये थ्योरी ये किसने दिया था, ये आपका एवर्ट रोगर्स ने दी थी। किसने दी थी, एवर्ट रोगर्स ने, EVERETT, एवर्ट रोगर्स ने ये वाली थ्योरी जो है वो दी थी, ठीक है। इनकी थ्योरी है ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द इंक्रीज, arrange the following terms in an increasing order of complexity as per the Bloom taxonomy of ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। ब्लूम ने दो टैक्सोनॉमी दी थी, उन्हीं में से एक में से ये आई है, तो इसको हमें अरेंज करना है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी थी वो अंडरस्टैंड था, दूसरा अप्लाइंग, तीसरा है आपका एनालाइज करना, चौथा है आपका इवेल्युएटिंग और फिफ्थ है आपका क्रिएटिंग, ठीक है। ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ने स्टेप्स दिए थे हमारे, इस तरीके की है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ये आपके बढ़ते हुए क्रम का इन्होंने दिया था, तो ये पढ़ेंगे अभी हम, सारा एक्सटेंशन में है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इन अ सीक्वेंस ऑर्डर, ठीक है। प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स को हमें अरेंज करना है।
जिसमें सबसे पहले नंबर पे है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, प्रोग्राम बना रहे हो, आपको पता है कि इस एरिया में लिटरेसी की बहुत प्रॉब्लम है, तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ के हर एक बच्चा स्कूल जाने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वहाँ का डेटा कलेक्ट करोगे कि कितने उस एरिया में कितने स्कूल्स हैं, उस एरिया में कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनका पूरा डेटा लेके आओगे, ठीक है। फिर डेटा कलेक्शन करने के बाद उनकी सिचुएशन को एनालिसिस करोगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एनालाइज सिचुएशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। हो सकता है कि कुछ ऐसी कारण से बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई कॉलेज तक छोड़ के नहीं आ सकता है स्कूल तक, तो ये वाली प्रॉब्लम जो है हम पहले फिर आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को कि रीज़न क्या है जो पेरेंट्स जो है उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। फिर एक प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे, ठीक है, फिर हमें एक प्लान ऑफ वर्क बनाना है कि हमें देखना है किस तरीके से हम एक पूरा लेआउट बनाएंगे कि हम अपने उन बच्चों को स्कूल तक पहुँचा सकें, ठीक है। फिर डिसाइड ऑन द ऑब्जेक्टिव, नहीं सॉरी, पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, ठीक है, पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करोगे, ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे कि आपको काम क्या करना है, उसके बाद आप प्लान ऑफ वर्क बनाओगे, लास्ट में आप प्लान ऑफ वर्क बनाओगे आपको करना कैसे है, ठीक है। तो फिर आप पूरा प्लानिंग करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका कलेक्शन इन्फॉर्मेशन हो गया, दूसरे नंबर पर आपका आ गया एनालाइज सिचुएशन, थर्ड नंबर पर आ गया आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फोर्थ नंबर पर आएगा डिसाइड ऑन द ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ नंबर पर आएगा आपका डेवलप अ प्लान ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क का प्लान जो है वो डेवलप आप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी फॉर बिहेवियर चेंज मस्ट इंक्लूड प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन दैट माइट ट्रिगर इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है स्ट्रेटजी फॉर बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर को अगर हमें चेंज करना है किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, तो इससे क्या होगा, आपका जो माइट ट्रिगर इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन, इससे जो है आपके जो इंडिविजुअल है वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर में सर्व एज अ क्यूज ऑफ एक्शन, जो इंटरनल फैक्टर है और जो एक्सटर्नल फैक्टर है दोनों ही क्या कर सकते हैं, आपके एक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही इम्पॉर्टेंट होंगे, तो दोनों ही ट्रू हैं ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो स्पेक्यूलेशन जो है वो साइंटिफिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है, हवा हवा में बात करना, तो साइंटिफिक रिसर्च कभी भी अनुमान पे नहीं चलती है, वो बिल्कुल प्रिसाइजन पे चलेगी, यानी कि बिल्कुल फिक्स पैटर्न होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ होगी, ठीक है। और सिस्टमाइजेशन, सिस्टम से चलेगी, ठीक है, आपकी साइंटिफिक रिसर्च, तो कौन सा नहीं है, स्पेकुलेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च में स्पेकुलेशन की कोई भी जगह नहीं है। आइडेंटिफाई द प्योर रिसर्च प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये प्योर रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा प्योर रिसर्च प्रॉब्लम होगी, तो प्योर रिसर्च प्रॉब्लम है आपकी एस्टिमेटिंग टाइम एंड एनर्जी कंजम्पशन इन यूज़ ऑफ सोलर कुकर। जब अगर हम सोलर कुकर को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा कितना टाइम और एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है, तो ये हमारा इसका प्योर रिसर्च का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रूशियल वीकनेस एनकाउंटर इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की जो प्रॉब्लम है वो है कंट्रोल, क्योंकि उसमें हर चीज़ बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए। लैब में हम अगर आपने 1% भी केमिकल इधर उधर कर दिया तो आपके लैब में क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लेबोरेटरी वर्क कर रहे हो तो लेबोरेटरी वर्क में हर चीज़ बहुत कंट्रोल होनी चाहिए, ये इसकी एक क्रूशियल वीकनेस है, क्योंकि आपको कंट्रोल करने में दिक्कत आती है हर पॉइंट को, ठीक है। तो इसका जो मैनिपुलेशन है, एक्यूरेसी है, टाइम है, ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल करना बड़ा महाभारत है इसे, ठीक है। द पैरामीट्रिक टेस्ट आर यूज्ड व्हेन, हम दो तरह के टेस्ट होते हैं स्टैट्स में, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। तो नॉन पैरामीट्रिक तो हम तब यूज़ करते हैं जब डेटा जो है स्क्यूड होता है, ठीक है, स्क्यूड मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जो ग्राफ बनेगा वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ये स्क्यूड डेटा होगा, तो यहाँ पे हम नॉन पैरामीट्रिक यूज़ करेंगे। पैरामीट्रिक यूज़ करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है, यानी कि जो डेटा वो ग्राफ है आपका बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है, नॉर्मल, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जो पैरामीट्रिक टेस्ट जो यूज़ करते हैं स्टैट्स के, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल हो, तब हम पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
विच डेटा कलेक्शन टूल्स इज अप्रोप्रिएट फॉर द स्टडी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ KVK प्रोफेशनल। ठीक है, अगर आपको KVK प्रोफेशनल का जॉब सेटिस्फैक्शन असेस करना है कि वो लोग अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाई हैं, तो आप कौन से मेथड से यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चनेयर मेथड। सिंपल सी बात है, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। आप उनको क्वेश्चनेयर भी दे दोगे तो उससे भी वो भर के आपको दे देंगे। तो इससे ऐसे जहाँ क्वेश्चनेयर हो सकता है वहाँ पर हम जनरली क्वेश्चनेयर को ही यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चनेयर मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो KVK प्रोफेशनल्स में। ठीक है, जो KVK मतलब कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रोफेशनल्स, जो साइंटिस्ट और जो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, उनका ये देखना है कि वो अपनी लाइफ से, अपनी जॉब से कितना सेटिस्फाई हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्वेश्चनेयर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, हमारे पास दो तरह की सैम्पलिंग थी ना, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अभी रिसर्च में पढ़ा है हमने ये। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो आपका रैंडम सैम्पलिंग है, उसको यूज़ करने के क्या आपके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला जो आपका एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है, उस पर आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट कंट्रोल मिलेगा। सही बात है। एक्सट्रानियस वेरिएबल कौन से होते हैं, वो वेरिएबल जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो हमारी रिसर्च को इफेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप अच्छे से रैंडम सैम्पलिंग करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करोगे, तो उसको आप तो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कन्वीनियंट व्हेन सैम्पल इज़ वेरी स्मॉल, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तभी कन्वीनियंट होगा ये। दूसरा है एब्सेंस ऑफ सैम्पलिंग बायसनेस, इसमें सैम्पलिंग बायसनेस बिल्कुल नहीं होगी। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। लेसर डिग्री ऑफ जजमेंट, इसमें किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं होगा। ठीक है, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ये नहीं होता है। ठीक है, बल्कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके सही एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे A, C और D। ठीक है, A, C और D। तो A में क्या है आपका, परफेक्ट कंट्रोलर एक्सट्रानियस वेरिएबल। ठीक है, दूसरा है आपका एब्सेंस ऑफ सैम्पलिंग बायसनेस, और थर्ड है आपका लेसर डिग्री ऑफ जजमेंट, मतलब जजमेंट नहीं होगा आपका, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो सही निकल के आएगा, उसमें किसी भी तरीके का जजमेंट या कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होगा। ठीक है, अब 71 वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ना डाउट क्या है, ये NTA ने भी गलत बताया, इसके क्वेश्चन में कुछ कहीं कहीं कुछ दिक्कत है, तो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देंगे 71 वाला। फिर है 72 क्वेश्चन। ठीक है, 72 में आप देखो ये क्या बोल रहा है, द सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग थर्स्टोन इक्वल अपियरिंग इंटरवल एटीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या है, ये थर्स्टोन इक्वल अपियरिंग इंटरवल एटीट्यूड स्केल है। ये आप कहाँ यूज़ करते हो, हमने पहले भी देखा था, ये आपका एक लीकर्ट स्केल है। कौन सा है, लीकर्ट स्केल, एक तरीके का ये लीकर्ट स्केल है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी पसंद और नापसंद को पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं लीकर्ट स्केल। ठीक है, ये हमने पहले भी देखे, इसके क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी जो सीक्वेंस है आपके थर्स्टोन इक्वल अपियरिंग इंटरवल एटीट्यूड के, तो ये है क्या, एक तो ये a method used to measure and quantify the opinion or attitude of people being surveyed use a format of degree और disagree। ठीक है, एग्री और डिसएग्री क्वेश्चंस। ठीक है, हम इससे पूछते हैं एग्री और डिसएग्री पूछते हैं, और फिर इस एग्री और डिसएग्री को क्या दे देते हैं, हम नंबर्स दे देते हैं। ठीक है, बाय द रिसर्चर के थ्रू क्या दे देते हैं, जैसे कि मैंने मान लो आपसे पूछा कि कोई जूस आपको कैसा लगा। ठीक है, तो जूस का फ्लेवर कैसा लगा, ठीक है, जूस का टेस्ट कैसा लगा, ठीक है, जूस की जो एरोमा है वो कैसी लगी। ठीक है, तो आपने बोला कि बहुत अच्छी लगी, गुड। ठीक है, तो मैंने गुड को 5 नंबर दिए। आपने बोला एवरेज लगी, तो उसको मैंने 4 नंबर दिए। ठीक है, आपने टेस्ट को बोला कि एवरेज था टेस्ट, तो मैंने उसको 4 नंबर दे दिए। तो ये क्या है, और आपने एरोमा बोले, एरोमा बहुत बुरी थी, तो मैंने एरोमा को क्या, बहुत बुरी ऑप्शन को क्या दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है, तो हमारा 1 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, ये इसको नंबर असाइन कर देती हूँ, ताकि आपका जो टोटल नंबर है वो टोटल आपको ये पता कर सको कि कंपैरिजन करने में कि ये वाला जूस ज़्यादा अच्छा था, दूसरा जूस ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, दोनों का आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए आपका क्या क्या इसमें स्टेप्स कौन कौन से आएंगे, एक तो कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ आइटम्स, आप आइटम को कलेक्ट कर सकते हो और उसकी एडिटिंग कर सकते हो। कलेक्टिंग स्केल एंड क्यू वैल्यू, आप स्केल को कैलकुलेटिंग स्केल एंड क्यू वैल्यू, आप बहुत आसानी से क्यू वैल्यू और स्केल को कैलकुलेट, नहीं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, अगर 10 लोग ये बोल रहे हैं अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा, तो आप ऐसे थोड़ा बोलोगे कि इसने बोला अच्छा लगा, इसने बोला अच्छा लगा, इससे अच्छा बोला। आप क्या कहोगे कि हाँ 10 लोगों ने बोला अच्छा लगा है, अच्छे के 20 नंबर आ रहे हैं, तो आउट ऑफ आपने अच्छे को क्या दे रखा है, 5 नंबर दिए, 10 लोगों ने बोला तो क्या हो गया, आपके 50 नंबर हो गया। ठीक है, कितने में से, 60 नंबर में से। ठीक है, तो 60 में आपने कितना हाईएस्ट मार्क्स कितने थे, 60
थे उसमें से आपके 50 नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप इस तरीके से उसकी क्यू वैल्यू है कैलकुलेटिंग स्केल आप आसानी से कर सकते हो। फाइनलाइजेशन ऑफ आइटम को फाइनल करने में हेल्प करता है ये, और शॉर्टिंग आइटम ऑन डिफरेंट कॉन्टिनियम, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनियम में आपके आइटम्स को भी शॉर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका थर्स्टोन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। अगर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले नंबर पे आप गैदर करोगे डेटा को, ठीक है, गैदर करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज करोगे, थर्ड नंबर पर आप उसे एनालाइज करोगे, फोर्थ नंबर पर आप उसे इंटरप्रेट करोगे। तो ये स्टेप्स हैं आपके स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने के डेटा को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक इज द सर्वेंट नॉट मास्टर ऑफ लॉजिक रेदर देन एन एंड ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो ये सही बात बोल रहा है, जो स्टैटिस्टिक है वो सर्वेंट है, वो मेन नहीं है, वो हमारे अंडर काम कर रहा है। स्टैट्स ऐसा नहीं कह सकते कि मेन सब कुछ स्टैट्स ही है, स्टैट्स है वो सर्वेंट है ऑफ लॉजिक रेदर देन द एंड ऑफ रिसर्च, ठीक है। लॉजिक बता रहा है ये आपका, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रू होता है, ठीक है। केयरफुल कलेक्शन and logical analysis of data contributes more to the search of truth than statistics, ठीक है। careful collection and logical analysis of data contributes more to the search of truth than statistics, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से अपने डेटा को कलेक्ट करोगे, ठीक है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी स्टैटिस्टिक्स से। तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा कलेक्ट नहीं करेगी, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर मिनट कैलोरी कंजप्शन फॉर मॉडरेट एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपकी कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 2.0 से 3.5 कैलोरी पर मिनट आपको लेनी है एक मॉडरेट एक्टिविटी के लिए, ठीक है। जो आपके मॉडरेट वर्कर होते हैं उनको 2.0 से 3.5 कैलोरी तक पर मिनट लेनी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ it is where humans exhibit the capacity of being molded, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एडेप्टेशन, वो कौन सा एडेप्टेशन का टाइप है, जो मतलब चीज़ों का अडॉप्ट कर लेते हैं लोग जब वो मोल्ड हो जाते हैं, मतलब सामने वाले के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है, मोल्ड हो लेते हैं अपने आप को, आसानी से वो लचीला कर लेते हैं, तो वो क्या है, प्लास्टिसिटी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। जब आप क्या हो, सामने वाले के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लोगे, चीज़ों का अडॉप्ट आप आसानी से कर लेते हो, मोल्ड हो जाते हो, ठीक है, ये आपका प्लास्टिसिटी है। इसके बाद क्वाटनरी पर्पल, ठीक है, क्वाटनरी पर्पल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका ना आसान से है। पर्पल हमारा किस कलर से मिलकर बनता है, पर्पल हमारा कलर से मिलकर है रेड प्लस ब्लू, ठीक है, रेड प्लस ब्लू मिलकर ही तो हमारा कलर बनता है। तो जो भी क्वाटनरी, थोड़ा टफ है ये, तो क्वाटनरी को आप हटा दो एक तरीके से। इसका शॉर्टकट ये है कि जो भी कलर आपका जिससे भी बनता है, जैसे पर्पल आया है तो पर्पल आपका रेड और ब्लू से मिलकर बनता है, तो इसमें रेड और ब्लू आप देखो किसमें 3-3 है, ठीक है, और येलो 2 है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि 2 की वैल्यू ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा की वैल्यू या तो 3 होंगे कलर्स या फिर 2 होंगे कलर्स, ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे इसे डिटेल में। तो इसका एक शॉर्टकट यही है कि आप ये देख लो कि पर्पल किससे बनता है, रेड और ब्लू से बनता है, और रेड और ब्लू ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, येलो के कंपैरिजन में, तीसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये पता ही है, सेकेंडरी कलर ही हैं ये सारे, बस सेकेंडरी कलर का एक डुप्लीकेट कलर मान लो आप इसे, ठीक है, सेकेंडरी का आगे जाके डुप्लीकेट कलर बनाया है इन्होंने। तो जब पर्पल है आपका सेकेंडरी कलर है, तो जो पर्पल कलर किससे मिलकर बनता है, वो आपका रेड और ब्लू, जो आपका ब्लू प्राइमरी कलर है, इनसे मिलकर पर्पल कलर बनता है। तो हमें बस ये याद करना है कि जो आपका क्वाटनरी पर्पल कलर बन रहा है उसमें रेड ज़्यादा होना चाहिए और ब्लू ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो येलो है वो आपका कम होना चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा 3R + 3B। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कलर स्कीम, उसमें आपका ये पूरा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल guideline for work height for the task where there is frequent use of eye and frequent use of hands are, ठीक है। तो आपका जो द जनरल गाइडेंस फॉर वर्क हाइट, ठीक है, वर्क हाइट की कितनी गाइडलाइन होनी चाहिए जहां आप फ्रिक्वेंटली अपनी आँखों को और हाथों को यूज़ कर सको, तो वो क्या है, वो आपका आई लेवल से 5 to 10 सेंटीमीटर बिलो होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे आपकी होनी चाहिए आई लेवल से, ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे होनी चाहिए आपकी आई लेवल से जहां आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये आपका एर्गोनॉमिक्स का क्वेश्चन है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ आर लिस्टेड इन द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ठीक है, ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या है, ये 1955 में आया था। तो इन्होंने कुछ जो आइटम्स थे उन्हें इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में डाला है। ठीक है, यानी कि ये कमोडिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और ये हमारी सोसाइटी में चलती रहनी चाहिए। तो इसमें कोल है, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब हमारे क्या है, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन द एक्रोमेटिक कलर स्कीम। ठीक है, एक्रोमेटिक कलर स्कीम्स में से कौन से कलर कॉम्बिनेशन आते हैं, तो इसमें न्यूट्रल कलर के आते हैं। ठीक है, वैल्यू वेरिएशन ऑफ न्यूट्रल कलर, जितने भी न्यूट्रल कलर हैं हमारे उसके वैल्यू वेरिएशंस हमारे किसके अंदर आते हैं, एक्रोमेटिक कलर स्कीम के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट साइज इज डिसाइडेड बाय। प्रोजेक्ट साइज में कौन डिसाइड करेगा, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट फॉर्मेट कुछ नहीं करेगी। कौन करेगा, जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टीम होती है वो हमेशा प्रोजेक्ट साइज को डिसाइड करती है। गवर्नमेंट को भी तो वही बताती है ना टीम। ठीक है, तो और किसी को नहीं पता है कि प्रोजेक्ट का कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये कौन करेगा, प्रोजेक्ट साइज़ को करेगा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टीम डिसाइड करेगी कि उसका जो प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने दिन का, कितने महीनों का, कितने साल का। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमें कितने साल करना है, 2 3 4 5 साल, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कंडीशन एनालिसिस करने के बाद प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन टीम जो है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट द वैल्यू ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको अपने वर्किंग इन्वायरमेंट जहाँ भी आप काम करते हो उसकी वैल्यू ठीक रखनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। एक तो पंक्चुअलिटी, अपने काम की टाइम पे काम करो, टाइम पे आओ, हर चीज़ की पंक्चुअलिटी से काम करो। दूसरा वैरायटी इन वर्क में वैरायटी होना चाहिए। और थर्ड है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ें आपको अपने वर्किंग इन्वायरमेंट की वैल्यू को बढ़ाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ अ कंज्यूमर एजुकेशन मटेरियल। ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन मटेरियल के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड आपके एक्सपेक्टेड हैं, अनुमानित स्टैंडर्ड क्या क्या है। तो इसमें एक तो एक्यूरेसी है, ठीक है, कंप्लीटनेस है और ऑब्जेक्टिविटी है। ये हमारी क्या है, ये कंज्यूमर को अगर आपने एजुकेशन देनी है तो उसके लिए ये 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ बताओ आप कंज्यूमर को, कंप्लीट बताओ, आधी अधूरी चीज़ नहीं बताना, और ऑब्जेक्टिविटी बतानी, ये नहीं कि आपका जो मन हो रहा है वो बता दो। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बतानी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ स्टैटिक वर्क। ठीक है, इसमें से आपके क्या स्टैटिक वर्क हैं। ठीक है, तो इसमें है एक तो इंक्रीज मसल्स ब्लड फ्लो। स्टैटिक वर्क का मतलब क्या होता है, जो आप काम बॉडी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, वो स्टैटिक वर्क में आएगा। एक तो इंक्रीज मसल्स ब्लड फ्लो मसल्स का जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करना। सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको सस्टेन करना, रोकना। ठीक है, और है ऑक्सीजन डिपेंडेंट एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन से जो आपकी डिपेंड होगी एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, एनर्जी जो भी प्रोडक्ट हो रही है वो किस पे होगी, ऑक्सीजन पे होगी। ठीक है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, A B और D आएगा। ठीक है, तो स्टैटिक वर्क क्या है, स्टैटिक वर्क है जब आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो उस समय आपका स्टैटिक वर्क होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो आपको विजिबल मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द स्टाइल्स गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स आर पार्ट ऑफ द लेट जॉर्जियन स्टाइल। ठीक है, ये आर्किटेक्ट के हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर के स्टाइल्स हैं ये, जो आप घर बनाते हो, अपना घर किस तरीके से डिज़ाइन करते हो उसके स्टाइल्स हैं ये। तो इसमें जो हमारा जॉर्जियन आर्किटेक्ट स्टाइल है इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है, इसके अंदर एक तो एडम आता है। ठीक है, एडम स्टाइल इसके अंदर आता है। फिर आपका आता है हैप्पल वाइट स्टाइल्स के अंदर आता है। थर्ड आता है आपका शर्टन स्टाइल आता है और शिपेंडेल स्टाइल आता है। ठीक है, ये आपके इसमें आते हैं, जितने स्टाइल इसके अंदर आते हैं A C E और D। ठीक है, विलियम एंड मैरी स्टाइल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, ये पुराने ज़माने में जो घर बनाए जाते थे ना, ये वो स्टाइल है, लेट जॉर्जियन स्टाइल ने दिए थे ये। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके प्रोजेक्ट अप्रेजल हैं। ठीक है, और सामने इनकी एक्टिविटी है। तो अगर इकोनॉमिक अप्रेजल के अंदर आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इकोनॉमिक अप्रेजल के अंदर आपको मिलेगा इंडिकेट प्रायोरिटी यूज़। ठीक है, प्रायोरिटी को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो ये आपके इकोनॉमिक अप्रेजल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि पहले कहाँ इकोनॉमिक
के आपको खर्च करना है, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक में आएगा। दूसरा है टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल में आपका आएगा स्केल ऑफ प्रोजेक्ट एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड। स्केल ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस अडॉप्टेड, ये वाला, ठीक है। ये आपका टेक्निकल अप्रेजल में आएगा, मतलब किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर रहे हो, उसके स्केल्स, ये सब टेक्निकल नॉलेज इसके अंदर देखी जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल में आपका आएगा ना सुटेबिलिटी इज एग्जामिन, ठीक है। आप एग्जामिन करोगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन हमारा ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है। सुटेबिलिटी इज एग्जामिन। फिर थर्ड, इसके बाद फोर्थ नंबर पे मैनेजरियल अप्रेजल। मैनेजरियल अप्रेजल में आएगा एक्वेंसी एंड कॉम्पिटेंसीज आर स्क्रूटिनाइज, ठीक है। एक्यूपेंसी एंड कॉम्पिटेंसीज आर स्क्रूटिनाइज, ठीक है। कि आपको जो भी काम है वो कितनी कॉम्पिटेंसी से कर रहे हो आप, ठीक है। ये आपका आएगा मैनेजरियल अप्रेजल में। उसके बाद ऑपरेशनल अप्रेजल में आएगा, ऑपरेशनल अप्रेजल में आएगा ये वाला कैपेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज जस्ट, ठीक है। कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को जज करते हो कि कितना आप काम जो है वो आपका ठीक से चल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल अप्रेजल में आएगा आपका डिटरमाइन फाइनेंशियल वायबिलिटी, ठीक है। आपको फाइनेंशियल वायबिलिटीज़ को, जो कहाँ कहाँ आपको पैसे खर्च करने हैं, आपने क्या किस तरीके से आप पैसे खर्च कर रहे हो, वो आपका फाइनेंशियल अप्रेजल में आएगा, ठीक है। ये सारे अप्रेजल आपके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इन्वायरमेंट से आया है, ठीक है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। EI नीनो। EI नीनो क्या है? EI नीनो है हमारा पीरियडिक राइज इन अ टेम्परेचर ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। यानी कि जो आपका ये है ईस्टर्न पैसिफिक जो समुद्र हैं उनमें जो आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? EL नैनो बोलते हैं, ठीक है। तो ये नीनो, ठीक है, EL नीनो। तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर है आपका ए वाले का ये, ठीक है। पीरियडिक राइज इन टेम्परेचर ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। जो टाइम पे जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है समुद्र का, एक पैसिफिक ओशियन है उसका समुद्र टेम्परेचर जो आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? EI नीनो बोलते हैं, ठीक है। फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबको ही पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या आएगा? द प्रोग्रेसिव वार्मिंग ऑफ अर्थ's एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ड्यू टू द इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑफ CO2 एंड अदर गैसेस, ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेज होती है वो क्या करती है? हीट को ट्रैप कर लेती है और हीट को ये वापस जाने नहीं देती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये हमारा जो मौसम है वो गर्म होता जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिजर्टिफिकेशन। ठीक है। डिजर्टिफिकेशन में आपका क्या आएगा? डिजर्टिफिकेशन में आएगा आपका, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो आपकी ज़मीन है, ठीक है, जो फर्टाइल लैंड है वो आपकी ख़त्म होती जा रही है। जो फर्टाइल लैंड मतलब जो लैंड्स हैं जहाँ अच्छी खासी खेती होती थी, धीरे धीरे वो खेती जो है वो ख़त्म होती जा रही है, तो वो क्या बन जाए? बंजर ज़मीन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन हम उसको बोलते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? जब आप वो तो काटते जा रहे हो जंगल, ठीक है। जंगल आपने जो फॉरेस्ट लैंड जो है वो आपकी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। और वो किस में चेंज हो रही है? नॉन फॉरेस्ट एरिया में चेंज होती जा रही है। आप प्रैक्टिस एंड प्रोसेस दैट टेंड टू लॉन्ग टर्म चेंज इन अ लैंड टू नॉन फॉरेस्ट यूजर्स, ठीक है। मतलब नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज होती जा रही है आपकी ज़मीन। आप पेड़ काटते जा रहे हो तो वहाँ पे क्या बन रही है? जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लास्ट है कॉमेंसलिज्म, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है वो है आपका कमेंसलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका? एन इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियली इफेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जब आपका एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या पहुंचा रहा है? कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं
कोमेंसलिज्म, ठीक है, कोमेंसलिज्म हम उसे बोलते हैं, कोमेंसलिज्म हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन सीक्वेंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को हमें जब सीक्वेंस में अरेंज करना है तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्लासीफाई द एक्टिविटी, सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को हमें सीक्वेंस में लगाना है। कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करोगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है आपका, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे, क्लासीफाई कर दोगे उसको, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप ग्रुप कर दोगे एक्टिविटीज़ को, जो भी एक्टिविटीज़ एक जैसी हैं उनको ग्रुप्स में डाल दोगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप डेलीगेशन और अथॉरिटी दोगे, किसको आपने क्या काम देना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आप करोगे डेलीगेशन द वर्क, आप सबके काम बांट दोगे। अथॉरिटी के बाद क्या करोगे, आप उनके काम बांटोगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आप कोऑर्डिनेशन करोगे, ठीक है। लास्ट में आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन करोगे। तो ये आपका प्लानिंग वाले स्टेप्स का है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन वाले स्टेप्स का है, जिसमें आपने वो देखा होगा, जिसमें हमने वो देखा होगा जब हम FRM में पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रोग्राम में, जिसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, एवोल्यूशन वाले स्टेप्स पढ़े थे, स्टाफिंग वगैरह, उसके अंदर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अरेंज द स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, मान लो आपको घर में फ्रिज खरीदना है, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, रिकॉग्नाइज द नीड। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे कि भैया हमें आप फ्रिज की ज़रूरत है, या हमारा पुराना फ्रिज जो है वो पुराना हो गया, अब हमें नया चाहिए। तो सबसे फिर उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करोगे। आप ये सोचोगे कौन सा वाला फ्रिज हमने लेना है, तो आप पहले उसमें देखोगे कि कौन कौन सा फ्रिज में आप लेना चाहते हो, ठीक है। फिर उनमें से कोई एक फ्रिज में क्या करोगे, डेवलप इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में इंटरेस्ट अपना डेवलप करोगे। फिर जो आपके प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छे से डिटेल करोगे, एवेल्युएट करोगे उस प्रोडक्ट को जो आपको लगना है, और लास्ट में आप प्रोडक्ट को मनी के दे करके खरीद लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, फाइंड द रिकग्नाइज द नीड रिकग्नाइज करोगे। फिर आप प्रोडक्ट्स फाइंड करोगे, फिर उन प्रोडक्ट्स में डेवलप करोगे अपना इंटरेस्ट। उसके बाद उस प्रोडक्ट को अच्छे से इवेल्युएट करोगे कि हाँ भाई सही है या फिर नहीं है, और लास्ट में आप करोगे एक्सचेंज प्रोडक्ट विद मनी। लास्ट में जाकर के आप उस चीज़ को खरीद के ले आओगे, ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ राइप वाटरमेलन इज हाइयर इन स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द कलर ऑफ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ठीक है। जो आपका वाटरमेलन का जो कलर है वो आपका ज़्यादा, राइप वाटरमेलन का कलर जो है हाई है स्ट्रेंथ में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि प्योर कलर है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। उसके बाद द कलर एट नॉर्मल वैल्यू एज इन वाटरमेलन आर ऑलवेज इन देयर ट्रू प्योर फॉर्म एंड दस आर फुल इंटेंसिटी कलर, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, ट्रू है। ये क्या कह रहा है, वाटरमेलन वाला जो कलर है नॉर्मल वैल्यू, द कलर एट नॉर्मल वैल्यू, जो नॉर्मल वैल्यू होता है कलर में, वाटरमेलन आर ऑलवेज इन देयर प्योर फॉर्म, वो जो वाटरमेलन है वो हमेशा अपना किस में रहता है, प्योर फॉर्म में रहता है। एंड दस आर फुल इंटेंसिटी कलर, इसलिए क्या है, फुल इंटेंसिटी कलर है। तो दोनों ही क्या है, हमारे ट्रू हैं, ठीक है। तो हमारे 90 क्वेश्चन हो गए। अभी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना। पैराग्राफ वाले इसके मैं फटाफट आंसर बता देती हूँ। तो अगर आप देखो कि पहला वाला क्या है, विच इज़ वन ऑफ द डेंजरस थिंग डन एट टू द चिल्ड्रन दैट साइलेंटली किल द पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट स्पोर्ट ऑफ मैनी चाइल्ड। तो ये चाइल्ड अब्यूज़ इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज़ होगा इसका आंसर। आप देखोगे तो इसमें मिल जाएगा कहीं ऊपर, देखो ये दे रखा है, चाइल्ड अब्यूज इज अनदर डेंजरस पार्ट, ठीक है। ये दे रखा है चाइल्ड अब्यूज वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज नॉट द राइट ऑफ अ चाइल्ड, इनमें से कौन सा चाइल्ड के लिए सही नहीं है। तो इसमें ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, सिर्फ इसमें जो 16 ईयर है, 16 ईयर की जगह क्या होगा, 14 ईयर आएगा। चाइल्ड लेबर में हम कितना लेते हैं, 14 ईयर तक लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो पढ़ोगे तो कहीं मिल जाएगा, ऐसे 6 to 14 ईयर है ना, तो यहाँ पे इन्होंने 16 ईयर दे रखा है, तो ये गलत दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको आंसर। फिर 93 क्वेश्चन में है आपका, चाइल्ड अब्यूज अकर्स इन इंडिया बट इज नॉट रिपोर्टेड एंड चिल्ड्रन फेल टू प्रोटेक्ट बिकॉज, ठीक है। लेकिन हम चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट नहीं करते क्योंकि चिल्ड्रंस क्या है, इग्नोरेंट है, ठीक है। चिल्ड्रंस को इग्नोर किया जाता है। आप भी देख लो कितने सारे भिखारी हमारे भीख मांगने वाले बच्चे घूमते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये क्या है, ये इग्नोरेंट है, ठीक है। क्योंकि चिल्ड्रंस को क्या जाता है, इग्नोर किया जाता है। इसका आंसर आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, इग्नोरेंस वाला, ये
ठीक है, इग्नोरेंस का एब्यूज बट ड्यू टू इग्नोरेंस, ठीक है। तो इग्नोरेंस के कारण जो होता है हम इसको बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। द फुल फॉर्म ऑफ UNCRC, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ UNCRC की दे रखी है, द नेशनल UNCRC, सॉरी ये वाली है ऊपर वाली, ठीक है। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये रही आपकी जो इसकी फुल फॉर्म है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 6 to 14 ईयर का है, ये यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है, ये 6 to 14 ईयर, ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आप देखो तो मेकिंग द कंटेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग द कंटेंट स्टिकी मीन्स, ठीक है। अगर आप कंटेंट स्टिकी का मतलब क्या है हमारा, ठीक है, स्टिक, तो इसका क्या आंसर है आपका, यूज़र वांट टू रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है, मतलब कि जो आपका यूज़र है वो बार बार आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, द यूज़र वांट्स टू रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टिकी सो दैट द यूज़र वांट्स टू रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये है। मोबाइल कुंजी आपका क्या है, इज़ एन इनोवेटिव ऑडियो विजुअल जॉब एड्स डेवलप्ड बाई, तो किसने किया है, BBC मीडिया ने किया है, देखो ये है, ठीक है, मोबाइल कुंजी BBC मीडिया ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 नंबर्स आर डिसाइडेड टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, कौन से 3 आपके दिमाग में नंबर होने चाहिए, तो हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, केप्ट 3 नंबर्स, इन्हें अपने माइंड में आपको ये 3 नंबर रखने चाहिए, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। फिर मोबाइल कुंजी हैज़ अ पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज, तो मोबाइल कुंजी में कौन सा पोटेंशियल होना चाहिए, तो इसमें आपके 3 को, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग टूल्स फॉर द हेल्थ है इसके अंदर, टूल्स टू एजुकेट हेल्थ वर्कर एंड टूल टू इन्फॉर्म पीपल डायरेक्टली, ठीक है, टूल टू इन्फॉर्म पीपल डायरेक्टली, तो आपको जो भी इन्फॉर्म आपको करना है सीधे सीधे आप उन्हें लोगों को कर सकते हो। तो ये इसके 3 आपके हैं, तो ये जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा पैराग्राफ में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक कंटेंट फॉर कम्युनिकेशन आर, ठीक है। तो आपका जो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक कंटेंट क्या है हमारा कम्युनिकेशन का, तो इट कैन नॉट बी स्केल डाउन, एक तो ये है इसका, इट कैन नॉट बी स्केल डाउन। दूसरा इसका आंसर है, इट कैन बी यूज्ड इन ऑल स्टेट्स, ये सभी स्टेट्स में यूज़ किया जा सकता है। और इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, यानी कि BCC के लिए बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो ये आप पैराग्राफ देखो, कहीं ना कहीं आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे जो मैंने नहीं देखे हैं, ठीक है। चलो ये बहुत आसान है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन को उस पैराग्राफ में ढूंढना है। तो मुझे लगता है बच्चों वाले क्वेश्चन और ये 10 नंबर तो आपके कंफर्म ही होने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।